नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। ठीक है, आज हम टीपी में सेक्शन 81 करेंगे। ठीक है, 81 क्या कह रहा है? सेक्शन क्रमबंधन का सिद्धांत बोलते हैं इसको, थ्योरी ऑफ मार्शलिंग बोलते हैं। ठीक है, क्रमबंधन का सिद्धांत बोलते हैं। क्रमबंधन का सिद्धांत क्या होता है कि यदि दो या दो से अधिक संपत्तियों का कोई स्वामी है, दो या दो से अधिक संपत्ति का कोई स्वामी है, जैसे ए है। ठीक है, ए व्यक्ति बंधक करता है, बंधक करता है, उसके पास में उसकी एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये 4 प्रॉपर्टियां हैं। एक्स ए के पास में ये इसका स्वामी है। ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये 4 प्रॉपर्टी किसकी है? ए की है। ए को कुछ पैसे उधार चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है? पहले इन तीन प्रॉपर्टियों को किसको? डब्ल्यू एक्स और वाई यानी इन तीन प्रॉपर्टियों को क्या करता है? डब्ल्यू एक्स और वाई तीन प्रॉपर्टियों को किसके पास बंधक करता है? बी के पास बंधक करता है। डब्ल्यू एक्स वाई को बी के पास बंधक करता है। फिर उसे और पैसे की जरूरत पड़ जाती है, फिर उसे और पैसों ए को और पैसे की जरूरत पड़ती है, तो फिर वो क्या करता है? फिर वो एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड इन तीन प्रॉपर्टियों को किसके पास बंधक करता है? सी के पास बंधक कर देता है। तो पूर्विक बंधकदार कौन हुआ? बी। पूर्विक बंधकदार कौन है? बी है। और पाश्चिक यानी बाद वाला बंधकदार कौन है? सी हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ए जिसके दो या दो से अधिक संपत्तियां हैं, फिर वो उन संपत्तियों में से किसी को बंधक दे देता है, पूर्विक बंधक कर देता है। फिर उसे और पैसे की आवश्यकता हो जाती, फिर वो उन्हीं प्रॉपर्टियों में से किन्हीं और प्रॉपर्टियों को किसी अन्य व्यक्ति के पास बंधक कर देता है। तो जब कॉमन होनी चाहिए इनके पास में कॉमन प्रॉपर्टी, इसमें कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी? एक्स और वाई प्रॉपर्टी कॉमन हो गई। दोनों के पास, बी के पास भी बंधक है और सी के पास भी वो प्रॉपर्टी बंधक है। तो जो ऐसे क्रम बंधन यानी, वैसे तो क्या है क्रम बंधन यानी वो कहेगा कि आप लाइन से भुगतान कर दो। पूर्विकता वाला यहाँ पर लागू नहीं होगा सिद्धांत। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर पाश्चिक बंधकदार यानी सी को ये अधिकार है। क्रम बंधन का सिद्धांत ये है कि जहां कोई एक व्यक्ति जिसकी दो या दो से अधिक प्रॉपर्टियां हैं, वो उनमें से किन्हीं प्रॉपर्टियों को एक व्यक्ति के पास बंधक करता है, फिर उन्हीं प्रॉपर्टियों को वो किसी अन्य व्यक्ति के पास बंधक रख देता है। तो जहां पाश्चिक बंधकदार है, तो पाश्चिक बंधकदार यानी जो लास्ट वाला बंधकदार है यानी सी को ये अधिकार है कि वो बी को कहे कि जब आप अपना बंधक धन वसूल करो तो आप उन प्रॉपर्टियों में से वसूल करो जो मुझे बंधक ना रखी गई हो। तो अब इसके पास में, सी के पास में कौन सी है? जो मुझे बंधक ना रखी गई हो। तो यानी बी, सी का ये अधिकार है, वो बी को कहेगा कि आप अपना बंधक धन कौन सी प्रॉपर्टी से वसूल करो जो मुझे बंधक नहीं रखी गई हो। तो वो कहेगा कि भाई पहले बी अपना बंधक धन सबसे पहले किससे वसूल करे? डब्ल्यू प्रॉपर्टी से वसूल कर ले। ये पाश्चिक बंधकदार का अधिकार है। परंतु अगर बी का उस डब्ल्यू प्रॉपर्टी से संपूर्ण बंधक धन वसूल नहीं होता, तो वहां पर वो एक्स और वाई प्रॉपर्टी से भी
अपना बंधक धन वसूल कर सकता है। यानी पाश्चिक बंधकदार को अधिकार तो दे दिया आपने कि आप क्रमबंधन के सिद्धांत पे आप कह सकते हो पूर्विक बंधकदार को कि आप अपना बंधक धन उस प्रॉपर्टी से वसूल करें जो मुझे बंधक ना रखी गई। परंतु अगर ऐसा करने से बी के अधिकार को हानि होती है या उसको लॉस हो रहा है, संपूर्ण धन डब्ल्यू प्रॉपर्टी से अगर वसूल नहीं होता, तो फिर वो सी को बंधक रखी हुई प्रॉपर्टियों से भी अपना बंधक धन वसूल कर सकता है। समझ आया? ये सेम सेक्शन कहां पर पढ़ते हैं अपन? 56 में। 56 में वहां पर क्या है? पाश्चिक बाद में जो क्रेता होता है, पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रम बंधन है। यहां पर ही समझाते थे, सेम ही है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, यहां पर जो बंधक, दोनों बंधकदार होते हैं, पूर्विक भी बंधकदार है, पाश्चिक भी बंधकदार है। लेकिन जहां 56 सेक्शन 56 पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रम बंधन है, पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रम बंधन, यानी ए वो ये है, एक व्यक्ति है, उसके पास में 2 या 2 से अधिक प्रॉपर्टी है। वो उन प्रॉपर्टियों में से डब्ल्यू एक्स वाई को क्या है, बी के पास बंधक कर देता है, बी हो जाता है बंधकदार। फिर वो उन्हीं प्रॉपर्टियों में से किसी अन्य प्रॉपर्टी को बेच देता है। यहाँ पे सी क्या हो जाता है, क्रेता हो जाता है। 56 में, सेक्शन 56 में, 56 में सी क्रेता होता है। तो क्रेता का ये अधिकार हो जाता है कि वो बी को कहे कि आप अपना बंधक धन उन प्रॉपर्टी से वसूल करें जो मुझे विक्रय ना की गई हो, ये जो मुझे विक्रय ना की गई हो, आप उसी प्रॉपर्टी से वसूल करें, क्योंकि एक्स वाई जेड तो मेरे को बेच दी गई है, डब्ल्यू बची, आप उससे वसूल कर लो अपना बंधक धन। अगर डब्ल्यू से आप बी का बंधक धन वसूल नहीं होता, लॉस हो रहा है, उससे हानि होती, तो फिर वो एक्स और वाई में से अपना बंधक धन वसूल कर सकता है। ये होता है क्रम बंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इसमें अंशदान का सिद्धांत या ऋण की बाबत अभिधाय का सिद्धांत पढ़ते हैं इसको, ठीक है। टू आ रहा है। अंशदान का बोलते हैं या ऋण की बाबत अभिधाय का सिद्धांत बोलते हैं इसको। सेक्शन 81 में क्या था? 81 में, सेक्शन 81 में एक बंधक करता था। बंधक करता तो कौन था? एक ही था, उसकी 2 या 2 से अधिक प्रॉपर्टियां थी, लेकिन बंधकदार कितने थे? 2-4 हो सकते हैं। 81 में बंधक करता एक और बंधकदार अधिक थे, बंधकदार अधिक थे, ठीक है। अब 82 आ रहा है, इसको अंशदान का सिद्धांत भी बोलते हैं या अभिधाय का सिद्धांत बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी बंधक रखी जा रही है, जो प्रॉपर्टी या जो संपत्ति ए के पास बंधक रखी जा रही, ए क्या है? बंधकदार है, बंधकदार है। उस प्रॉपर्टी में 6 व्यक्तियों का हिस्सा है, 6 व्यक्तियों का हिस्सा है, ठीक है। कि जो प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के पास बंधक रखी जाती है, तो वहां पर, यहाँ पर 82 में तो क्या है? बंधकदार एक है, बंधकदार तो एक है, लेकिन बंधककर्ता अधिक हो गए। तो जब वो बंधक धन का भुगतान करेंगे, बंधककर्ता अधिक है, यानी इस प्रॉपर्टी में मालिकाना हक 5-10 व्यक्तियों का है, बंधककर्ता अधिक है, तो जब भी वो ए को, यानी बंधकदार को बंधक ऋण का भुगतान करेंगे, यानी बंधक धन का भुगतान करेंगे,
तो वो क्या है, जिस व्यक्ति का इस प्रॉपर्टी में जितना हिस्सा है उसके अनुपात में वो राशि का भुगतान करेंगे। मान लो अगर सभी का बराबर हिस्सा है तो वो बंधक धन बराबर बराबर करके भुगतान करते हैं। मान लो 5 व्यक्तियों का हिस्सा है तो 5 बराबर बांट देंगे। जैसे 10,000 रुपए ले रखे थे, 10,000 रुपए ए से इन व्यक्तियों ने अपनी संपत्ति के पेटे ले रखे थे, तो जब भुगतान करेंगे 5 व्यक्ति है तो 2-2 हजार रुपए भुगतान करते। और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या है, बंधक कर्ताओं के अंश समान नहीं है, तो किसी का हाफ है 1/2 है, किसी का 1/4 है, किसी का 1/8 हिस्सा है इस प्रॉपर्टी में, तो जब वो बंधक धन भुगतान करेंगे तो वो बंधक धन में भी अपने हिस्से के अनुपात के रूप में भुगतान करेंगे। ये आ रहा है 82 अभिदाय यानी अंशदान या अभिदाय का सिद्धांत बोलते हैं कि जितना अनुपात उनका उस प्रॉपर्टी में है उतना वो भुगतान कर देंगे। फिर आ रहा है सेक्शन 83। सेक्शन 83 क्या कह रहा है कि बंधक मध्य शोध्य का न्यायालय में निक्षेप करने की शक्ति, के जो बंधक मध्य शोध्य राशि को न्यायालय में जमा करने की शक्ति, निक्षेप करने की शक्ति, यानी बंधक कर्ता क्या करता है कि बंधक धन शोध्य हो जाने के पहले, जाने के बाद में, कि अब मान लो ए और बी में बंधक की संविदा हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए कहता है कि आप मुझे 5 लाख रुपए भुगतान कर दो, 5 लाख रुपए ले लेता है, इस प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी दे देता है बी को और कहता है 1/1/2021 को मैं आपका राशि चुका दूंगा। 1/1/2021 आते ही क्या है, बंधक राशि शोध्य हो जाती है, यानी बी कहेगा अब मुझे 5 लाख रुपए आप भुगतान करो। लेकिन मोचन का वाद लाने से पहले वो क्या करता है, इन 5 लाख रुपए को, यानी बंधक करता क्या है, वो 5 लाख रुपए न्यायालय में निक्षिप्त कर देता है, न्यायालय में जमा करा देता है, न्यायालय में निक्षिप्त कर देता है, चुका देता है। तो वो बंधक ना, वो जो ए जो 5 लाख रुपए चुकाता है, न्यायालय में जमा कराता है, वो किसके नाम से कराएगा, बंधकदार के नाम से न्यायालय में जमा करा देगा। और इसकी सूचना किसको दे देगा कि न्यायालय में जमा हो गए 5 लाख रुपए ए ने न्यायालय में जमा करा दी, तो इसकी सूचना बी को कौन कराएगा, न्यायालय कराएगा, न्यायालय सूचना देगा बी को। ठीक है, न्यायालय कहेगा, कैसे सूचना देगा, सम्मन की तामील की तरह, सम्मन की तामील की तरह उसको सूचित करेगा कि आप जो धन ए में मांगते थे उस धन, बंधक धन को न्यायालय में निक्षिप्त कर दिया गया है। ठीक है, जैसे इसको सूचना हो जाती है, सूचना कर दी जाती है, सूचना करने के बाद में ए चाहता है कि मैंने तो बंधक धन न्यायालय में भुगतान कर दिया, अब जो बंधक विलेख है, जो बंधक विलेख लिखा गया था या जो हक दस्तावेज है, ये जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो क्या करे, बी न्यायालय में जमा करा दे कि मैंने 5 लाख रुपए न्यायालय में जमा करवा दिए कहेगा। तो इसकी सूचना बी को कौन करता है, न्यायालय कर देता है। और न्यायालय कहेगा बी से कि अब आप वो बंधक विलेख और जो संपत्ति से संबंधित जो भी अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या है, या जो उसके बी के कब्जे में है या जो शक्ति में है, मान लो प्रॉपर्टी के स्वामित्व से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज हैं, वो क्या करेगा, बी न्यायालय में जमा करवाएगा। लेकिन डायरेक्ट अब बी को सूचना तो हो गई कि पैसे 5 लाख रुपए आ गए, तो वो बी डायरेक्ट जमा नहीं करवाता है, ये आवेदन करेगा न्यायालय में कि भाई अब जो मैंने बंधक विलेख लिखा था या जो मेरी प्रॉपर्टी से संबंधित जो दस्तावेज थे वो न्यायालय में जमा करवाए जाए बी से। तो फिर बी क्या करता है, न्यायालय
को, न्यायालय बी को कहता है, न्यायालय बी को कहता है, बंधकदार को कहता है कि जो बंधक विलेख या स्वामित्व या हक दस्तावेज या प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप न्यायालय में जमा करवा दो। तो जमा करवा दो। ऐसे फिर क्या है, अब जैसे ही बी से वो डॉक्यूमेंट आ जाते हैं न्यायालय के पास, या तो क्या है, बी क्या है, डॉक्यूमेंट न्यायालय में जमा करा देता है या बंधक कर्ता को दे देता है। बंधक कर्ता को किसने कहा, न्यायालय ने कहा बी को कि आप ये डॉक्यूमेंट जमा कराओ देओ, तो बी क्या, या तो न्यायालय में जमा करा देता है या बंधक कर्ता को देता है, या बंधक कर्ता कह देता है कि अब ये डॉक्यूमेंट मेरे को मत वापस दो, ये कह देता है मेरे को मत दो, ये डॉक्यूमेंट आप सी को दे दो, सी को दे दो। ऐसी कोई बात आगे भी हमने पढ़ी थी क्या, मोचन वाली बात सेक्शन 60 में पढ़ी थी कि बंधक कर्ता जब मोचन कराता है तो या स्वयं रख सकता है मोचन करा के प्रॉपर्टी, या बंधकदार को निर्देशित कर सकता है कि मेरे स्थान पे इस अन्य व्यक्ति को आप बंधक धन का इस प्रॉपर्टी को दे दो। तो जहां पर बी बंधक करता या सी को वो बंधक विलेख डॉक्यूमेंट्स देता है, जो खर्चा लगेगा वो किसका लगेगा, बंधक कर्ता का लगेगा। जो भी खर्चा लगेगा बंधक कर्ता को जो देने में खर्चा लगा, या बंधक कर्ता के निर्देश अनुसार अगर सी को देने में जो खर्चा लगेगा वो कौन देगा, बंधक कर्ता भुगतान करेगा। 60 में भी का सेक्शन 60 में भी ये बात की। अब अगर जो बंधक विलेख या उसमें जो कॉन्टैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में, अगर उसमें लिखा है कि डॉक्यूमेंट वगैरह रजिस्ट्री करवा सकते हैं, तो वापस रजिस्ट्री द्वारा भी ए को डॉक्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं। अब आ रहा है सेक्शन 84 कह रहा है ब्याज का बंद हो जाना, यानी जब ए ने सेक्शन 83 के तहत ए ने वो धन जो 5 लाख रुपए बी में लिए थे, 5 लाख रुपए ए ने बी से लिए थे, अब वो 5 लाख रुपए उसने न्यायालय में जमा करवा दिए, सेक्शन 83 में जमा करवा दिए। इसकी सूचना भी 83 में किसको भेज दी, बी में भेज दी। तो जिस दिन न्यायालय में ए ने 5 लाख रुपए जमा करवा दिए, उस दिन के बाद में ब्याज बी को नहीं मिलेगा। ए ने जो 5 लाख रुपए ए ने जिस दिन न्यायालय में जमा करवा दिए और उसकी सूचना बी यानी बंधकदार को दे देगी, तो जब सूचना की तामील यानी बी को इंफॉर्मेशन हो जाती है कि 5 लाख रुपए ए यानी बंधककर्ता ने न्यायालय में जमा करवा दिए, तो सूचना की तामील होने की दिनांक के बाद में उस मूलधन पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, यानी ब्याज लगना रुक जाएगा, ब्याज की टाइम पीरियड रुक जाएगी, ये कह रहा है ये। ठीक है, सूचना की तामील हुई, जैसे ही कि बी पर बंधकदार पे सूचना की तामील हो जाती है कि भाई ए ने 5 लाख रुपए न्यायालय में जमा करा दिए, तामील होने की दिनांक के बाद में बी को उस मूलधन यानी 5 लाख पर कोई भी ब्याज बी को फिर नहीं दिया जाएगा। 84 ये कह रहा है। अब आता है सेक्शन 91 और 92। सेक्शन 91 और 92 आता है। सेक्शन 91 क्या कह रहा है कि कौन से व्यक्ति हैं जो बंधक संपत्ति का मोचन के लिए वाद दिला सकते हैं। वैसे तो कहा 60 में देखते हैं अपन, सेक्शन 60 में मोचन का वाद कौन लेके आ सकता है, बंधक कर्ता, जिसने संपत्ति को बंधक किया है वो लेके आ सकता है सेक्शन 60 में मोचन का वाद। अब सेक्शन 91 कह रहा है कि मोचन का वाद कौन और लेके आ सकते हैं, मोचन का वाद और कौन कौन व्यक्ति ला सकते हैं, सेक्शन 91 में बताया।
तो सेक्शन 91 में ये बताया है कि बंधककर्ता के अलावा, बंधककर्ता तो कहाँ 60 में लिखे आ जाता है, अब बंधककर्ता के अलावा कौन व्यक्ति ला सकते हैं? सेक्शन 91 में फर्स्ट व्यक्ति कौन आता है? जो बंधक संपत्ति में हित या भार रखता है, बंधक संपत्ति में हित या भार रखता है, हित या भार रखता है, जिसका बंधक संपत्ति में कोई हित है या कोई भार है। जैसे ए की प्रॉपर्टी है और बी के पास बंधक की हुई है, तो ए तो कहाँ सेक्शन 60 में मोचन करा सकता है। अगर ए की प्रॉपर्टी बी के पास बंधक रखी है और इसमें ए के एलआर या उसमें और भी ए के फादर, दादा, माता, पिता या कोई भी जो उस प्रॉपर्टी में हितबद्ध है, वो भी क्या है, सेक्शन 91 में मोचन का वाद ला सकता है। सेकंड आता है कि कोई प्रतिभू, कोई बंधककर्ता यानी ए की प्रतिभूति दी, अगर किसी ने, बी कहता है कि मैं तो ए को 5 लाख रुपए नहीं दूंगा, प्रॉपर्टी तो इसके 2 लाख की है, मैं इसको 5 लाख रुपए उधार नहीं दूंगा, तो सी आके कहता है कि नहीं दे दो, इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि ये आपको 5 लाख रुपए भुगतान कर देगा। तो यहां पर सी क्या करता है, उसकी प्रतिभूति देता है, उसकी गारंटी देता है, तो सी भी मोचन का वाद ला सकता है, सी भी मोचन का वाद ला सकता है। ठीक है। थर्ड आता है कि कोई बंधककर्ता का लेनदार है, बंधककर्ता का लेनदार, ऋणदाता, बंधककर्ता का लेनदार भी मोचन के लिए वाद ला सकता है। लेनदार कौन सा होना चाहिए? जिसने बंधक संपत्ति विक्रय में भी प्राप्त की है, बंधक संपत्ति विक्रय में प्राप्त की है, यानी बंधककर्ता ए कौन है? ए बंधककर्ता है। ठीक है, इसकी ये संपत्ति थी, ये सिविल न्यायालय के किसी डिक्री के में क्या है, बेच दी गई, संपत्ति बेच दी गई, भुगतान इसने किया नहीं। मान लो सी को पैसे देने थे और बी से उसने उधार लिए हुए थे, सी को पैसे देने थे, सी को वो कैसे चुकाए? बी से तो उसने खुद नहीं ले रखे हैं पैसे, सी को कैसे करे? तो सी यानी जिसने क्या है, बंधक संपत्ति विक्रय, बंधक संपत्ति को विक्रय में प्राप्त की, यानी कोई ऐसी संपत्ति थी ए की जिसे सिविल न्यायालय की डिक्री के माध्यम से क्या है, विक्रय कर दिया गया। डिक्री के निष्पादन में क्या प्रॉपर्टी बेच दी गई थी, तो उस प्रॉपर्टी को कौन प्राप्त करता है? सी प्राप्त करता है, पैसे सी लगाता है। अब सी को क्या है, पैसे उसने लगा दिए, बी प्रॉपर्टी देता, ए प्रॉपर्टी उसे देने नहीं देता, तो वो भी क्या है, बी का धन भुगतान कर सकता है। तो सीधी सी बात है, सेक्शन 91 में और कौन कौन व्यक्ति हैं जो मोचन करवा सकते हैं? बंधककर्ता के अलावा, बंधककर्ता के अलावा बंधक संपत्ति में हित और भार रखने वाले, या बंधककर्ता का प्रतिभू, या बंधककर्ता का कोई लेनदार या ऋणदाता जिसने उसे पैसे उधार दे रखे हैं, वो भी मोचन करवा सकता है। तो ठीक है, सेक्शन 91 में मोचन और कौन कौन करवा सकते हैं ये बताया। अब आता है सेक्शन 92, प्रत्यासन, सबरोगेशन का वाद आता है। ठीक है, सेक्शन 92 प्रत्यासन, सबरोगेशन बोलते हैं जिसको। ठीक है, सबरोगेशन
थ्योरी ऑफ सब्रोगेशन बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब ये क्या होता है प्रत्यासन? प्रत्यासन दूसरे के स्थान पर आसीन होना या उसके स्थान को अपना लेना। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं अपन। जैसे ए व्यक्ति है बंधक कर्ता, ए कौन है? बंधक कर्ता। ए की ये प्रॉपर्टी है, उसने क्या है? बी को बंधक रख दी। बी कौन हुआ? बंधक दार हो गया, मॉर्गेजी हो गया, ठीक है। अब ए भुगतान करता ही नहीं है पैसे। 5 लाख रुपए बी से ले लिए, 5 लाख रुपए बी से ले लिए और इसकी अपनी प्रॉपर्टी बी को दे दी। भुगतान करता ही नहीं है। इस प्रॉपर्टी में जो सहस्वामी होते हैं, सहस्वामी यानी जो एक साथ मालिक होते हैं, सहस्वामी या सहबंधक कर्ता। मान लो इस प्रॉपर्टी के 4 मालिक थे, 4 मालिक थे। ए था, एक्स, वाई और जेड। ए ने क्या है? बंधक कर दी संपूर्ण प्रॉपर्टी को, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी क्या है? बंधक कर दी। तो इसमें से कोई भी सहबंधक कर्ता यानी जो इस प्रॉपर्टी के सहबंध मालिक थे या जो स्वामी थे, उनमें से ये सारे के सारे सहबंधक कर्ता हो गए, क्योंकि सारे के सारे क्या एक ही प्रॉपर्टी में हित रखते थे। तो सहबंधक कर्ता क्या है? बी को भुगतान कर देते, या जो सेक्शन 91 में बताए हुए व्यक्ति हैं वो भुगतान कर देते हैं। कौन भुगतान कर देते हैं? बी से 5 लाख रुपए इन्हें उधार लिए हुए थे, तो अब बी को 5 लाख रुपए कौन चुका देता है? या तो सहबंधक कर्ता यानी एक्स, वाई या जेड में से कोई एक सहबंधक कर्ता भुगतान कर देते हैं, सहबंधक कर्ता भुगतान कर। या सेक्शन 91 में जो व्यक्ति 3 बताए थे, कौन? हित रखने वाला, सेकंड प्रतिभू, थर्ड लेनदार में से कोई भी एक व्यक्ति अगर बी को 5 लाख रुपए भुगतान कर देता है, तो बी तो क्या है? फ्री हो गया। 5 लाख रुपए उसके तो आ गए अपने पास, उसके पैसे आ गए, तो बी क्या है? फ्री हो जाता है, उस कॉन्टेक्ट से, स्थान से हट जाता है। तो जिस व्यक्ति ने या एक्स, वाई या जेड या प्रतिभू या हितबद्ध व्यक्ति या लेनदार जिसने भी भुगतान किया है वो बी के स्थान पर आसीन हो जाएगा, बी के स्थान पर आ जाएगा। कौन? जिसने भुगतान एक्स, वाई या जेड में से किसी एक ने किया है, यानी सहबंधक कर्ताओं में से किसी एक ने, जिसने भी भुगतान किया, जिसने भी बी को 5 लाख रुपए भुगतान कर दिए, तो वो बी हट जाएगा इस स्थान पे, इस स्थान से बी हट जाएगा। बी को पैसे दे दिए 5 लाख, वो घर गया। जिसने भी भुगतान किया, चाहे एक्स है, चाहे वाई है, चाहे जेड है, वो बी के स्थान पर आसीन हो जाएगा। यानी फिर जिसने भी भुगतान किया वो कौन हो जाएगा? वो बंधकदार के अधिकार, उसके कर्तव्य सारे के सारे उस भुगतान करने वाले के हो जाएंगे। फिर जब जिम्मेदारी ए की भुगतान करने की किसको बोलेगी? जिसने एक्स ने, वाई ने, जेड ने या जिसने भी लेनदार ने, हितबद्ध व्यक्ति ने या प्रतिभूति ने जिसने भी चुकाए, उसको ए भुगतान करेगा 5 लाख। ये होता है प्रत्यासन, सब्रोगेशन, कि कोई बंधक कर्ता की प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति के पास बंधक रख दी गई। अब बंधकदार को या तो सहबंधक कर्ता भुगतान कर दे, या धारा 91 में बताए हुए कोई भी व्यक्ति अगर उसको भुगतान कर देता है तो बंधकदार अपने स्थान से हट जाता है और जो भुगतान करने वाला है वो बंधकदार के स्थान पर आसीन हो जाता है, और सारे के सारे अधिकार जो बंधकदार के थे वो भुगतान करने वाले व्यक्ति के हो जाते हैं। तो ये जो सेक्शन 91 या जो सेक्शन 92 में सहबंधक कर्ता, ये जो भी सहबंधक कर्ता प्लस सेक्शन 91 में जो भुगतान करते हैं, ये होता है विधिक प्रत्यासन। विधिक प्रत्यासन इसको बोलते हैं, विधिक
विधिक प्रत्यासन। क्यों? क्योंकि इसके बारे में लॉ विधि में सेक्शन बता दिया 91 प्लस 92, सेक्शन 91 प्लस 92 दोनों सेक्शन में जो प्रत्यासन हो रहा है या जो बंधक धन का भुगतान किया जा रहा है वो होता है विधिक प्रत्यासन। एक प्रत्यासन आता है रूढ़िक प्रत्यासन। रूढ़िक प्रत्यासन वो सेक्शन 92 में नहीं बताया, सिर्फ 92 में बताया कि प्रत्यासन दो प्रकार के होते हैं। विधिक प्रत्यासन सेक्शन 91 में जो भुगतान करते हैं वो विधिक प्रत्यासन होता है, या 92 में जो सहबंधककर्ता भुगतान करते हैं वो होता है विधिक प्रत्यासन। रूढ़िक प्रत्यासन होता कौन सा है कि जैसे ए है और उसने क्या है बी से 5 लाख रुपए उधार ले रखे हैं, बी से 5 लाख उधार ले रखे। बी अब बार बार परेशान करता है कि भाई आप पैसे चुकाओ मेरा पैसे चुकाओ। ए के पास पैसे होते नहीं है, वो किसी लाला से, किसी महाजन से, किसी अन्य व्यक्ति से पैसे उधार लाता है। ए पैसे उधार लाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या उधार लाता है, और उधार लाके क्या है बी को दे देता है, बी को भुगतान कर देता है, बी को फ्री कर देता है। तो यानी ये जो जिसका उल्लेख सेक्शन 91 या 92 में नहीं है वो किसी थर्ड पर्सन से, अनजान व्यक्ति से, जैसे फिल्मों में लाते थे ना, पुरानी फिल्मों में किसी लाला से, किसी महाजन से पैसे उधार लाता है अधिक ब्याज पे और इस बी बंधकदार का भुगतान कर देता है। तो ऐसा जो लाला या जो महाजन होता है जिसने पैसे दिए ए को, बंधककर्ता को, वो जो प्रत्यासन करता है वो क्या है बी के स्थान, बंधकदार के स्थान पे आसीन हो जाता है। और ऐसा जो प्रत्यासन होता है वो होता है रूढ़िक प्रत्यासन, कस्टमरी सबरोगेशन या रूढ़िक प्रत्यासन होता है। ठीक है, अन्य थर्ड पर्सन से जो सेक्शन 91 या 92 में नहीं बताए गए व्यक्ति हैं उनके अलावा किसी थर्ड पर्सन से अगर वो पैसे उधार लाता है तो वो होता है रूढ़िक प्रत्यासन। तो ये सेक्शन 92 तक था। आगे हम सेक्शन 93 हमने पहले ही कर लिया था। किसका अपवाद था? सेक्शन 93 में कोई अपवाद बताया? हाँ बताया था 79। 93 का अपवाद है सेक्शन 79। तो समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।